हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आदित्य स्टडी सेंटर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग दोस्तों इंडियन पॉलिटी भारतीय संविधान का एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक संघीय कार्यपालिका के बारे में पढ़ने वाले हैं। और संघीय कार्यपालिका के अंतर्गत हम लोग राष्ट्रपति और लोकसभा और राज्यसभा के बारे में पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, संघीय कार्यपालिका या राष्ट्रपति से काफ़ी सारे एग्ज़ाम में काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं भारतीय संविधान में संघीय कार्यपालिका के बारे में। तो संघीय व्यवस्था में कार्यपालिका के बारे में समझते हैं। तो संघीय व्यवस्था में कार्यपालिका जो है सामूहिक नेतृत्व और एकल नेतृत्व दो प्रकार के से संघीय व्यवस्था में कार्यपालिका का नेतृत्व दो तरह से किया जाता है, एक समूह में और एक एकल नेतृत्व। एकल नेतृत्व में एक व्यक्ति द्वारा शासन किया जाता है और सामूहिक नेतृत्व में समूह बनाकर नेतृत्व किया जाता है। तो हम लोग सामूहिक नेतृत्व को पहले देखेंगे। तो सामूहिक नेतृत्व को दो भागों में बांटा गया है, जिसमें पहला भाग है संसदीय कार्यपालिका और दूसरा है अर्ध अध्यात्मक। तो संसदीय व्यवस्था हम लोग पहले देखते हैं। तो संसदीय व्यवस्था में विधायिका जो है बहुमत दल का नेता सरकार का प्रमुख और शक्ति का केंद्र दोनों होता है। जो बहुमत दल का नेता होता है वो सरकार का भी प्रमुख होता है, गवर्नमेंट का भी प्रमुख होता है और शक्ति का सारा केंद्र, ठीक है। विधायिका जो बहुमत दल का जो नेता होता है उसके पास होता है और गवर्नमेंट का प्रमुख कौन होता है? पीएम होता है, ठीक है। जो गवर्नमेंट अभी शासन व्यवस्था में है तो उसका प्रमुख, सरकार का प्रमुख कौन होगा? पीएम होगा। और दोस्तों, इसमें संवैधानिक प्रमुख यानी संविधान कौन निर्माण करेगा, किसके अनुसार शासन व्यवस्था चलेगा, तो वह व्यवस्था राजा के अनुसार चले, यानी संवैधानिक प्रमुख कौन होगा? राजा होगा। अच्छा, देखते हैं अर्ध अध्यात्मक। तो अर्ध अध्यात्मक में हम लोग देखते हैं कि राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों जो हैं क्या करे जाएंगे? निर्वाचित किए जाएंगे, ठीक है। यानी राष्ट्रपति को भी चुना जाएगा और प्रधानमंत्री को भी चुना जाएगा। और इसमें पॉइंट 2 कहता है कि राष्ट्रपति जो हैं राष्ट्र का प्रमुख होंगे, ठीक है। राष्ट्रपति क्या होंगे? राष्ट्र का प्रमुख होंगे, ठीक। नेक्स्ट है सरकार का जो कोई प्रमुख होंगे, यानी जो भी गवर्नमेंट चल रही है तो उसका यानी नेता पक्ष का प्रमुख कौन होगा? पीएम होंगे, प्रधानमंत्री होंगे। अभी जो गवर्नमेंट चल रही है भारत में तो सरकार का प्रमुख कौन है? पीएम है। और हमारे पीएम अभी कौन है? तो नरेंद्र मोदी, यानी पूरा नाम नरेंद्र दामोदर दास मोदी है। थर्ड पॉइंट ये कहता है कि मंत्रिपरिषद विधायिका के प्रति उत्तरदायी होगा, यानी हमारे मंत्रिपरिषद जो है विधायिका यानी विधि के हिसाब से काम करेगा। 4 पॉइंट कहता है भारत में यह प्रणाली लागू है, यानी हमारे भारत में कौन सा प्रणाली लागू है? तो अर्ध अध्यात्मक प्रणाली लागू है। अच्छा, एक और आता है एकल नेतृत्व, यानी एकल नेतृत्व में अध्यात्मक रूप से, यानी जो है इसमें राष्ट्र और सरकार यानी गवर्नमेंट जो भी है वह दोनों का प्रमुख कौन होगा? राष्ट्रपति होगा। यानी अर्ध अध्यात्मक में एकल नेतृत्व में जो अध्यात्मक होंगे, जो अध्यक्ष होंगे वो कौन होंगे? राष्ट्रपति होंगे। और इसमें निर्वाचन जो है प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है, यानी जनता के द्वारा राष्ट्रपति को चुना जाता है। अच्छा, थर्ड पॉइंट कहता है कि विधायिका के प्रति जवाबदेह न होकर, यानी राष्ट्रपति जो है इनको तो प्रत्यक्ष रूप से चुना ही जाएगा जनता के द्वारा, लेकिन यह विधायिका यानी विधि के प्रति जो भी है उत्तरदायी ना हो करके यह जो है जनता और अपने दल यानी अपनी पार्टी यानी जिस पार्टी से बिलोंग करते हैं तो ये उनके प्रति क्या होंगे? जवाबदेह होंगे। यानी राष्ट्रपति जो होंगे या जिस दल से होंगे
वह अपने दल के प्रति क्या होंगे, जवाबदेह होंगे। यानी किसी कारण या गलती या कोई समस्या होता है तो यह अपने पार्टी को जवाबदेह है। ठीक है, यहाँ कानून व्यवस्था के हिसाब से काम नहीं होगा। आइए आगे है, तो हम लोग पढ़ते हैं भारतीय संविधान में संघीय कार्यपालिका भारत की, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे भारत के राष्ट्रपति के बारे में, लोकसभा के बारे में और राज्यसभा के बारे में। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं राष्ट्रपति से। तो हम लोग देखेंगे कि भारत में राष्ट्रपति, हमारा अनुच्छेद 52 कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। ठीक है, अनुच्छेद 53 यह कहता है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति जो है किसमें होगी, राष्ट्रपति में निहित होगी। और यह तीनों सेनाओं का सर्वोच्च होंगे। यानी अनुच्छेद 53 कहता है कि यह संघ की कार्यपालिका शक्ति जो है राष्ट्रपति में ही निहित होगी। यानी जितने भी कार्य किए जाएंगे संघ में, वह सारे किनके अंतर्गत किए जाएंगे, राष्ट्रपति के अंतर्गत किए जाएंगे। और यह तीनों सेनाओं का क्या होंगे, सर्वोच्च होंगे, यानी प्रमुख होंगे। यानी तीनों सेना जो भी कार्य करेगी इनके आदेश पे ही करेगी। अच्छा, तो आइए देखते हैं योग्यता के बारे में। यानी योग्यता क्या होगी, हमें राष्ट्रपति बनने के लिए क्या क्या योग्यता चाहिए उसके बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें अनुच्छेद 58 ये कहता है कि राष्ट्रपति बनने के लिए हमें पहला योग्यता ये होना चाहिए कि हम नागरिक हो। यानी नागरिक हो तो कहाँ के हो, भारत के हो। यानी पहला बोलता हमें क्या, कि भारत का नागरिक होना चाहिए। अगर आप भारत के नागरिक नहीं हैं तो भारत में राष्ट्रपति पद के लिए आप मतलब दावेदारी नहीं दे सकते हैं। पॉइंट 2 कहता है कि आयु जो है आप 35 वर्ष प्राप्त कर चुके हैं। अगर 35 वर्ष से कम उम्र है आपका तो आप राष्ट्रपति के पद के दावेदारी नहीं हो सकते हैं। पॉइंट 3 कहता है कि लोकसभा का सदस्य बनने योग्य होना चाहिए। ठीक है, यानी वह लोकसभा के सदस्य बनने योग्य हों। चौथा पॉइंट हमारा क्या कहता है कि लाभ के पद पर ना हो। लाभ के पद यानी आइए समझते हैं लाभ के पद। यानी लाभ के पद हमारा अनुच्छेद 102 कहता है कि लाभ के पद जो है संसद सदस्यों की योग्यता निर्धारित करने के लिए लाभ का पद का प्रयोग किया है। यानी संविधान में इसकी व्याख्या नहीं दी गई है। यानी संसद लाभ के पद पे कानून बना सकता है या कोई व्यक्ति लाभ के पद पे है या नहीं, यह निर्णय कौन लेगा, तो संसद लेगा। और अनुच्छेद 102 के अंतर्गत लाभ की पद की व्याख्या कौन करता है, व्याख्या नहीं, निर्धारित करता है कि लाभ का पद है या नहीं, यह बताता है संसद। आगे दोस्तों, लाभ के पद के बारे में अगर मान लीजिए कि कोई भी वर्ड संविधान में अगर नहीं दिया गया है, उसका व्यवस्था संविधान में नहीं किया गया है, तो उसके बारे में सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय हमें उस शब्द की व्याख्या करती है या उसके बारे में बताती है। तो उच्चतम न्यायालय ने यानी सुप्रीम कोर्ट ने यह व्यवस्था की कि कोई व्यक्ति सरकार के अधीन कोई सेवा दे रहा हो और उसके बदले में कोई वेतन भत्ता, फीस, कमीशन या अन्य लाभ प्राप्त करता हो तो वह व्यक्ति लाभ के पद पर माना जाएगा। यानी वह व्यक्ति जिस काम के लिए पैसा, वेतन, भत्ता अगर ले रहा है तो वह व्यक्ति कहा जाएगा कि वह व्यक्ति लाभ के पद पे है। आइए आगे। परंतु संसद कानून बनाकर किसी भी व्यक्ति को, यानी कोई भी व्यक्ति किसी पद पे काम कर रहा है तो वह पद को संसद जो है लाभ के दायरे से बाहर रख सकती है या बाहर कर सकती है। यानी कोई व्यक्ति, यानी किसी पार्टी का कोई व्यक्ति है, किसी जॉब में वगैरह में किसी में काम कर रहा है तो वह संसद उसमें कानून बनाकर वह जॉब को लाभ के पद के दायरे से बाहर कर सकती है। यानी उस पद को लाभ के
पद के दायरे से बाहर कर सकती है। अच्छा, आगे देखते हैं कि निर्वाचन के बारे में। तो राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है, किस प्रक्रिया द्वारा होता है। तो अनुच्छेद 54 हमें यह बताता है कि लाभ के निर्वाचन के लिए अनुच्छेद 54 और 55 दो अनुच्छेद हैं जिसमें बताया गया है निर्वाचन के बारे में। तो निर्वाचन के बारे में हम लोग जानते हैं। तो पहला पॉइंट है कि संसद के दोनों सदस्यों के निर्वाचित सदस्यों द्वारा, यानी संसद में दोनों सदन है यानी लोकसभा राज्यसभा, तो दोनों में जो निर्वाचित सदस्य होंगे, यह ध्यान रखिएगा पॉइंट को, निर्वाचित सदस्यों द्वारा इनका चुनाव किया जाएगा। सेकेंड पॉइंट कहता है कि राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा, यानी राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा चुना जाएगा। तीसरा पॉइंट कहता है कि अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, यानी आधुनिक अनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा अप्रत्यक्ष विधि से, यानी जनता के द्वारा नहीं, यानी हम लोग इनका चुनाव नहीं करेंगे। अनुच्छेद 55 में इसी रीति के बारे में बताया गया है कि अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, अनुच्छेद 55 यह बताता है कि इसमें इस तरह की व्यवस्था दिया गया अनुच्छेद 55 में। आइए आगे देखते हैं हम राष्ट्रपति के कार्यकाल के बारे में। तो कार्यकाल के बारे में अनुच्छेद 56 बताता है हम लोग को कि राष्ट्रपति का कार्यकाल कब से कब तक कैसे होगा। तो पॉइंट 1 कहता है कि 5 साल तक, यानी शपथ ग्रहण करने से, जिस तारीख को शपथ ग्रहण करेंगे उस तारीख से 5 साल तक राष्ट्रपति अपना शासन कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि समय से पहले अगर राष्ट्रपति चाहे तो, ठीक ना, अगर राष्ट्रपति किसी तरह समस्या होगा, मेडिकल इशू हुआ या पॉलिटिकल इशू हुआ, किसी तरह से कोई भी कंट्रोवर्सी हुई, तो वह उपराष्ट्रपति को त्याग देकर अपना पद त्याग कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है संविधान के उल्लंघन पर, यानी राष्ट्रपति के द्वारा संविधान का उल्लंघन किया जाता है तो उन पे महाभियोग की प्रक्रिया लगाई जाती है। तो महाभियोग की प्रक्रिया लगाकर संविधान उनके पद से हटाया जा सकता है, और महाभियोग की प्रक्रिया अनुच्छेद 61 में दिया गया है। अच्छा, आइए आगे देखते हैं। आगे हमें एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है नोट देखते हैं कि अनुच्छेद 57 हमें यह बताता है कि राष्ट्रपति अपने पद पे नहीं हैं, यानी इस्तीफा दे चुके हैं, तो उनके पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता है। यानी अगर कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति का पद खाली है या कोई व्यक्ति राष्ट्रपति के पद से इस्तीफा दे देता है तो वह पद 6 माह के भीतर पुनः उस पद के लिए, यानी राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचन 6 माह के भीतर जरूरी है। आइए दोस्तों हम लोग देखते हैं राष्ट्रपति की कार्य और शक्तियाँ। दोस्तों, हम लोग राष्ट्रपति की कार्य शक्तियाँ नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, जो पार्ट 2 करके आएगा, उसमें हम लोग राष्ट्रपति की कार्य शक्तियाँ और भी काफ़ी सारे राष्ट्रपति की शक्ति हैं जिसमें हम लोग नेक्स्ट पार्ट में पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों ये सेशन एंड होता है। थैंक यू दोस्तों आप लोग को वीडियो देखने के लिए।